हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेडिकल पिटारा में जो टॉपिक है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गायनोकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने ऊपर लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। ये इस ओवम फोर्सेप का पूरा नाम है। तो आप देख पा रहे हैं हेवुड स्मिथ ओवम फोर्सेप। ये कैसा दिखता है? ये लंबा सा दिख रहा है आपको, ये है ओवम फोर्सेप जिसमें कोई लॉक नहीं है। दूसरा इसका जो टिप होता है वो स्पून जैसा है। देखो, इसको टिप को अगर खोलेंगे तो ऐसा स्पून जैसा दिखेगा, उसमें 2 फेनेस्ट्रेशन दिखेंगे। तो ये इनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो गए। हमको जब इससे प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को निकालना होता है तब हमको ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इस फोर्सेप को ओवम, ये हमारा यूट्रस है, जब हम इस फोर्सेप को यूट्रस के अंदर डालते हैं किसी भी पार्ट को निकालने के लिए, तो हमको इसको 90 डिग्री रोटेट करना पड़ता है। 90 डिग्री रोटेट करने से हम ये श्योर हो जाते हैं कि यूट्रस का कोई भी पार्ट इसमें ग्रेस्प नहीं हुआ है, ताकि जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो यूट्रस, इसके साथ में यूट्रस का कोई टिश्यू ना आए, इसलिए हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे। उसके बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। यूट्रस के अंदर ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जैसे कि मिस्ड अबॉर्शन हो गया, जैसे कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो गया, कोई प्लेसेंटा के टुकड़े हो गए जो कि उसमें बचे रह गए थे, उन सबको इसको निकालने में काम में लिया जाता है। तो ये मैंने इसके यूज़ बता दिए। तो आपको अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको अबॉर्शन के अलावा MTP अमेंडमेंट कैसे कैसे हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा जो आता है वो है नोवेक एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट। नोवेक एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट में क्या होता है, ये एक मेटेलिक दिख रहा है, ये आपको प्लास्टिक का दिख रहा है। तो मेटलिक जो होता है उसमें आप देख पा रहे हो कि आगे की तरफ जो एंड होता है उसमें एक बड़ा सा ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग में बहुत सारे सिरेशन लगे होते हैं। ये सिरेशन देख पा रहे हैं, तो ये सिरेशन लगे हैं। और इसके दूसरी साइड में एक स्टीलेट लगा होता है, ये स्टीलेट है, ठीक है। स्टीलेट का क्या काम होता है, जब इसमें हम लोग बायोप्सी लेते हैं तो बायोप्सी लेने के बाद जो बायोप्सी वाला टिश्यू है उसको बाहर निकालना और साथ में इस इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने का काम स्टीलेट का होता है। और जो ये हम लोग देख पा रहे हैं सिरेशन जो है यहाँ पर इस ओपनिंग में, इस सिरेशन का यूज़ होता है बायोप्सी लेने में। और दूसरा होता है प्लास्टिक का। प्लास्टिक में आपको ध्यान रखना है कि कार्बन जो कैनुला होता है उससे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। कार्बन कैनुला मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, उसमें 2 ओपनिंग होती है आगे की तरफ, ऐसे 2 ओपनिंग है, और साथ में मोटा होता है इस एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट से। और साथ में ध्यान रखना है इसमें एक ही ओपनिंग होती है और वो भी पतला ओपनिंग होता है, पतला इंस्ट्रूमेंट होता है कार्बन कैनुला से। तो ये हो गया प्लास्टिक का, ये हो गया मेटल का। और इससे आपको पूछा जा सकता है कि आपके इसका यूज़ क्या है। तो बायोप्सी क्यूरेट का यूज़ क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना। एंडोमेट्रियल बायोप्सी कब कब करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करते हैं जैसे कि हाइपरप्लेजिया हो जाए एंडोमेट्रियम का, या इसके अलावा कैंसर और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं क्यूरेट का। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितना होना चाहिए, कितना नॉर्मल होता है, नलीपेरस में कितना होता है, पोस्ट मेनोपॉजल में कितना होता है, और कितना से ज़्यादा थिकनेस होने पर हम लोग हाइपरप्लेजिया सोचते हैं। ये तो ये मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए लिख दी है, बाकी की आप थ्योरी में पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप। एलिस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप क्या है, आप देख पा रहे हो, एक सीधा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक रेचेट लॉक लगा हुआ है, और आगे की तरफ जो ये एंड है, ये आगे की तरफ बेंड है, अंदर की तरफ बेंड दिख रहा है, ऐसे ऐसे बेंड है, और बेंड होने के साथ साथ इसमें टीथ है, जिसमें 4 से 5 टीथ है दोनों एंड पे। ये देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एलिस टिश्यू फोर्सेप है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ आता है, इसका यूज़ होता है कि बल्कि और टफ टिश्यू को पकड़ने में इसका यूज़ करते हैं। बल्कि टफ टिश्यू कैसे होते हैं, जैसे रेक्टस शीथ बल्कि एंड टफ है, वेजाइनल वॉल्ट जो है वो भी एक बल्कि टफ स्ट्रक्चर है, इसी टिश्यू को पकड़ने में करते हैं। इसके अलावा हम लोग फाइब्रॉइड को होल्ड करने में कर सकते हैं, यूट्रस के फंडस को पकड़ने में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसका यूज़ हो गया इसका। और इसको हमेशा वल्सेलम फोर्सेप से कंफ्यूज नहीं होना है। वल्सेलम फोर्सेप को मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि वल्सेलम फोर्सेप जो होगा उसमें एक कॉन्केविटी रहेगी, ऐसे अपवर्ड की साइड हम लोग उसको कॉन्केविटी को रखेंगे जब उसको अप्लाई करते हैं इसमें, और उसको सर्वाइकल लिप वगैरह पकड़ने में यूज़ करते हैं। तो लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपके बाद हम आते हैं कोचर्स फोर्सेप में। कोचर्स फोर्सेप में क्या होता है, मैं आगे की तरफ देखिए, 2 टूथ एक साइड है और एक टूथ एक साइड है। इसके अलावा इसके जो आगे वाली ब्लेड है, ब्लेड पे पूरे में ट्रांसलोसिलेशन है, दिख पा रहे हैं, तो ये ट्रांसलोसिलेशन है। तो ये हो गया कर्व्ड, ये हो गया स्ट्रेट। तो ये आगे से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। पीछे आपको रेचेट लॉक दिख रहा है, तो ये इसके क्या हो गए, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो गए। इसका यूज़ क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ का ये है ARM में। इसके अलावा हम अम्बिलिकल कॉर्ड को इससे पकड़ सकते हैं, और टफ स्ट्रक्चर को भी इसका यूज़ कर सकते हैं पकड़ने में। जैसे एलिस टिश्यू फोर्सेप का यूज़ करते थे, वैसे ही उसकी जगह भी हम लोग उस कोचर फोर्सेप का यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा कोचर फोर्सेप्स है। ग्रीन आर्मेटाइज हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स। ग्रीन आर्मेटाइज हेमोस्टेटिक फोर्सेप आपको देख पा रहे हो, लंबा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है। बड़ा इंस्ट्रूमेंट होने के साथ साथ इसका जो ब्लेड है, इसके ब्लेड में आप देख पा रहे हो कि ट्रायंगल
शेप में बना होता है और अंदर वाली साइड में इसके सिरेशन लगे होते हैं। सिरेशन देख पा रहे हो, अंदर की तरफ में सिरेशन लगे होते हैं, ये देखो। तो ये इसके साथ एक रेचेट लॉक होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन इसके पॉइंट हो गए। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है सिजेरियन सेक्शन जब हम कर रहे होते हैं तब इसको यूटेराइन जो इंसिजन दे रहे होते हैं उस एंगल को पकड़ने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ट्रोमेटिक कम होता है क्योंकि इसमें आगे की तरफ कोई टूथ नहीं दिख रहा है कि ये हीमोस्टेसिस मेंटेन करता है, लेकिन इसको ध्यान रखना है ज़्यादा टाइम पे लगा दिए तो ये नेक्रोसिस कर देगा। तो ये हो गया हमारा ग्रीन आर्मेटाइज हीमोस्टेटिक इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो है वो मैग्नेटोमोटिव क्लैंप क्या होता है? ये बिल्कुल सेम कोचर फोर्सेप्स जैसा होता है, बस एक्सेप्ट एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, इसके ब्लेड में ग्रूव दिख रही है आपको, बीच में मिड में ग्रूव दिख रही है, तो ये ग्रूव होती है। बाकी ये कोचर फोर्सेप्स जैसे ही होता है, आगे की तरफ एक टूथ दिख रहा है, एक साइड दो टूथ दिख रहे हैं, रेचेट लॉक लगा हुआ इसमें, ठीक है। तो ये जो ग्रूव है ये इसको डिफ्रेंशिएट करती है कोचर फोर्सेप्स से। यूज़ होता है पेडिकल को क्लैम्प करने में, जैसे कि एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी कर रहे होते हैं तो उसमें क्लैम्प करने हैं, ओवरियन सिस्ट और ट्यूमर है उसके पेडिकल को क्लैम्प करने में, ठीक है। और इसके अलावा मायोमेक्टोमी वगैरह कर रहे हैं तो फाइब्रोइड के पेडिकल को क्लैम्प करने में, तो इसका यूज़ क्लैम्प करने में होता है पेडिकल्स को। इसके अलावा हम कॉर्ड को भी क्लैम्प करते हैं। बेबकॉक्स फोर्सेप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेप है, आप इसको आगे की तरफ इसकी जो एंड है उसको देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को देख पा रहे हो आप, आगे की तरफ एक गैप है, गैप बना है और इस गैप की वजह से हम इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को होल्ड करते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कैसी कौन सी होती हैं? जैसे कि ट्यूबल फेलोपियन ट्यूब्स हैं, जैसे कि स्पर्मेटिक कोर्ड्स हैं, जैसे कि अपेंडिक्स है, राउंड लिगामेंट है, ये सब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इन सब स्ट्रक्चर्स को इससे होल्ड किया जाता है। इससे होल्ड करने से बेनिफिट क्या है? क्योंकि बाकी में क्या होता है, सिरेशन वगैरह होते हैं, टूथ्स वगैरह होते हैं, तो उससे क्या होता है, इनको इंजरी रहने का खतरा रहता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से पकड़ने पर उसको कोई इंजरी नहीं होगी। इसके बाद आता है रिट्रैक्टर्स। रिट्रैक्टर्स क्या होते हैं? बहुत सारे रिट्रैक्टर होते हैं, उन सबको मैंने कंपेरिजन करने के लिए सबको एक साथ रखा है, तो आपको एक कंपेरेटिवली उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि रिट्रैक्टर का काम क्या है। रिट्रैक्टर का काम है स्किन को, टिश्यू को, ऑर्गन्स को हम लोग क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं। हमारे जो ऑपरेटिव फील्ड है वहाँ से हम इनको रिट्रैक्ट करते हैं। सो पहला जो हम देख पा रहे हैं वो लेंडन्स रिट्रैक्टर। लेंडन रिट्रैक्टर में क्या दिखेगा, यहाँ पर ब्लेड इसका नैरो है, नैरो ब्लेड है, वर्टिकल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल इसमें बना हुआ है। ये आपका हैंडल हो गया, ये इसका ब्लेड हो गई। तो इसमें नैरो ब्लेड और वर्टिकल यहाँ से मुड़ा होता है। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कौन सी चीज़ को रिट्रैक्ट करने के लिए करते हैं? इसका यूज़ जो होता है वो होता है वेजाइनल हिस्टेक्टोमी में। वेजाइनल हिस्टेक्टोमी में इसका यूज़ करते हैं ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने में। डॉइंस रिट्रैक्टर को इससे कंपेयर करके देखो, इसमें क्या एक कर्व बना होता है, ठीक है, कर्व बना है, ब्लेड भी इसमें ब्रॉड है, ब्रॉड ब्लेड है, कर्व पार्ट है आगे का, ठीक है। तो इसको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेंडन रिट्रैक्टर से। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ भी ब्लड रिट्रैक्शन का है, लेकिन इसका यूज़ कौन सी सर्जरी में? एब्डोमिनल सर्जरी में था। उसका यूज़ किस में था? वेजाइनल हिस्टेक्टोमी में। इसका था एब्डोमिनल सर्जरी में। एब्डोमिनल सर्जरी सी सेक्शन भी हो सकता है, लेप्रोटोमी भी हो सकता है। तो उसमें हम ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने का काम डॉइंस रिट्रैक्टर से करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रिट्रैक्टर है वो है मोरिस रिट्रैक्टर। मोरिस रिट्रैक्टर को हम आराम से डॉइंस से देखो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें कोई भी कहीं पर भी कर्व नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। उसके बाद इसमें जो ब्लेड है वो भी ब्रॉड है, जो कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेंडन रिट्रैक्टर से। सो ये हो गया मोरिस रिट्रैक्टर। मोरिस रिट्रैक्टर का काम क्या होता है? एब्डोमिनल वॉल जो होती है उसको रिट्रैक्ट करने का काम करते हैं जब हम लोग सी सेक्शन या फिर और कुछ करते हैं। इसके बाद आता है डेवर्स रिट्रैक्टर। डेवर्स रिट्रैक्टर जो होता है क्वेश्चन मार्क शेप में होता है, बड़ा सा रिट्रैक्टर होता है। तो इसका यूज़ जो होता है वो डीप ऑर्गन को रिट्रैक्ट करने में होता है, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग फील्ड है वो आराम से हम अच्छे से देख पाएँ। तो इसको हम देख के पता कर सकते हैं। ये हो गया डेवर्स रिट्रैक्टर। और इसमें मोस्टली कौन से ऑर्गन्स को हम रिट्रैक्ट करते हैं? इंटेस्टाइन हो गया, ओमेंटम हो गया। अब हमने जितने भी ये 4 रिट्रैक्टर हमने पढ़े, जो लेंडन्स पढ़ा, डॉइंस पढ़ा, मोरिस पढ़ा और डेवर्स पढ़ा, ये चारों की चारों नॉन सेल्फ रिटेनिंग है, इनको पकड़ के रखना होता है। तो ये हो गया नॉन सेल्फ रिटेनिंग। ये अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है सेल्फ रिटेनिंग। इसका नाम है बेल्फोर सेल्फ रिटेनिंग एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। इसमें क्या होता है, 2 ब्लेड्स लगी होती है, उसमें एक ब्लेड जो है वो फिक्स है, तो और एक ब्लेड जो है वो स्लाइडिंग ब्लेड है, इसको आगे पीछे किया जा सकता है सेट करने के लिए। तो इसमें जब हम लंबी सर्जरी कर रहे होते हैं, 3-4 घंटे की सर्जरी कर रहे होते हैं, तो उसको पकड़ के होल्ड रखना, जो सेल्फ रिटेनिंग है उसको रखना ज़्यादा इजी रहता है, जबकि नॉन सेल्फ रिटेनिंग को 2-3 घंटे होल्ड करके रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट का वहाँ यूज़ किया जाता है। और बीच में ये अपना डॉइंस रिट्रैक्टर दिख रहा है, इसका यूज़ क्या होता है? ब्लैडर को नीचे रिट्रैक्ट करने में। और ये साइड वाला, इसका यूज़ क्या होता है? एब्डोमिनल जो वॉल है जिसको हमने बीच में से इंसिजन दिया, उसको वॉल को साइड में रखने के लिए। सो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ईजी रह जाता है, लंबी सर्जरी करने में इसका यूज़ होता है। जैसे कि कैंसर सर्जरी होती है वो बहुत लंबी सर्जरी होती है। तो ये हो गया बेल्फोर सेल्फ रिटेनिंग। इसके अलावा जर्नी रिट्रैक्टर। जर्नी रिट्रैक्टर क्या होता है, देख पा रहे हो, लंबा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका 90 डिग्री यहाँ पर कर्व है, 90 डिग्री यहाँ पर कर्व है। एक साइड इसमें ब्लेड है, एक साइड इसमें 2 प्रोंग है, और इसमें जो ब्लेड है वो नैरो ब्लेड है, ब्रॉड नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा तो इसका यूज हो गया रेक्टस शीथ की स्टिचिंग करने में। तो हमने 5 रिट्रैक्टर पढ़े, 5 का डिफरेंस हमने कर लिया। निडल होल्डर में क्या देख पा रहे हो,
आगे की तरफ देखो, ये वाला अगर 1 पोर्शन है तो ये 4 पोर्शन है, 1:4 में ये रहता है। मतलब इसका ये जो ब्लेड है ये बहुत छोटा है और इसका जो हैंडल है वो बहुत बड़ा है, कंपेयर किया जा सकता है। इसका जो आगे वाला जो हैंड है, इसका जो ब्लेड वाला हैंड है, उस ब्लेड वाले हैंड को अगर खोलोगे तो अंदर वाली साइड से ऐसे क्रिस क्रॉस सिरेशन मिलेंगे, क्रिस क्रॉस सिरेशन। इसमें क्या होता है, क्रिस क्रॉस सिरेशन इसलिए मिलता है कि हम लोग ईजिली उसमें जो निडल है उसको पकड़ सके, वो फिसले ना, इसलिए हम लोग क्रिस क्रॉस सिरेशन उसमें लगे होते हैं। और बीच में जो ग्रूव दिख रही है, उस ग्रूव का काम है कि निडल स्ट्रेट ना हो, तो हम इजीली देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसको कोई आपसे कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निडल को कहाँ से होल्ड करना है। सपोज ये निडल है हमारा, यहाँ से धागा जुड़ा हुआ है, तो निडल को क्या करता है, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में, मिड वाले पोर्शन में यहाँ से पकड़ते हैं ताकि वो इजीली हम स्टिच कर पाएँ। तो ये हो गया हमारा सीजर्स। तो मैंने क्या किया, 4 सीजर्स को एक साथ रखा है आपके लिए ताकि आप इजीली चारों में डिफरेंस कर पाओ। यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे इस सीजर को, ये सीजर जो आपको दिख रहा है एक स्पेशल एक यूनिक शेप है। ये यूनिक शेप इसलिए क्योंकि जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, क्योंकि इसमें वाटन जेली लगी होती है, तो स्लिपरी होने की वजह से वो स्लिप ना करे, इसलिए इसका एक यूनिक डिज़ाइन में ब्लेड बना होता है। इसको देख के आप पहचान पाओगे। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये होगा अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर। तो ये पहला हो गया। तो नेक्स्ट जो सीजर वो देख पा रहे हो आप, ये है एपिसियोटोमी सीजर। एपिसियोटोमी सीजर में क्या होता है, एक एंगल बना होता है, एंगल देख पा रहे हो, इसमें 2 ब्लेड होती हैं, एक ये ब्लेड है, एक ये ब्लेड है। एक ब्लेड जो है वो शार्प है, एक ब्लेड जो है उसका ब्लंट एंड है। ब्लंट एंड इसलिए क्योंकि इस पार्ट को हम लोग वेजाना वाली साइड रखते हैं, अंदर की तरफ जितना कट लगाना चाह रहे हैं उतना ही कट लगे, एक्स्ट्रा ट्रॉमा ना हो। कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि एपिसियोटोमी सीजर में एपिसियोटोमी कट कब दिया जाता है और कहाँ दिया जाता है। इसके अलावा क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसमें कटती हैं जब हम लोग कट लगाते हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि मीडियो लेटरल, जो मैंने लिखा है कि मीडियो लेटरल जो है, राइट मीडियो लेटरल मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पर कट लगाते हैं, तो वही क्यों लगाते हैं, पोस्टीरियर पार्ट में क्यों नहीं लगाते, और कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशन है जिसमें आप एपिसियोटोमी कट लगाओगे। तो वो मैंने लिखा, शोल्डर डिस्टोसिया, मैक्रोसोमिया इन आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच। नेक्स्ट हमारा जो है मायो सीजर है। मायो सीजर को आप देख पा रहे हैं, छोटा सा सीजर है, और एक साथ में इसको कंपेरिजन करके चलते हैं, ये बड़ा वाला सीजर, दोनों एक जैसे दिखते हैं। ये वाला मैक्सिमम सीजर हो गया, ये वाला हो गया मायो सीजर। तो मायो सीजर से हम टफ स्ट्रक्चर को काटते हैं। टफ स्ट्रक्चर कौन सी होती है, जैसे कि सीथ हो गया, एपोनेरोसिस हो गया, लिगामेंट्स हो गया, तो ये टफ स्ट्रक्चर को काटते हैं। और जबकि मैक्सिमम सीजर में हम क्या करते हैं, डेलिकेट स्ट्रक्चर को काटते हैं। डेलिकेट स्ट्रक्चर जैसे पेरिटोनियम हो गया, तो इन सब चीज़ों को मैक्सिमम सीजर से काटते हैं। और ये देख पा रहे हो कि ये जो मायो सीजर बहुत छोटे सीजर है और ये मैक्सिमम बहुत बड़ी सीजर है, तो इन दोनों में ऐसे कंपेरिजन किया जा सकता है। तो चारों सीजर आपने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं डिस्पोजेबल अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप। ये जो कॉर्ड क्लैंप आप देख पा रहे हो, ये प्लास्टिक का बना होता है, बच्चे से माँ की लगी होती है कॉर्ड, उस कॉर्ड को क्लैंप करते हैं। और वो क्लैंप कहाँ करना है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो अम्बिलिकस से 2 to 3 सेंटीमीटर अवे हम लोग उसको क्लैंप करते हैं। तो ये हो गया छोटा सा डिस्पोजेबल अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप। इसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है पिनार्ड फिटोस्कोप और फीटल स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये कैसा होता है कि इसमें डॉक्टर्स ऐसे लगाता है पेशेंट के एब्डोमेन पे और बच्चे की हार्ट रेट सुनाई देता है इससे। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो देख कर सकते हो कि कौन शेप में है और एल्यूमिनियम से बना होता है। और इसलिए हम लोग ये पूछा जा सकता है कि आपको कहाँ इसको प्लेस करके बच्चे की हार्ट बीट सुनना है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का जो एंटीरियर शोल्डर होता है वहाँ पर लगा के हम उसके पास से सुनते हैं बच्चे की हार्ट रेट। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसी हैं, जैसे कि हम लोग फेस प्रेजेंटेशन अगर हो, ट्रांसवर्स लाई अगर हो, तो ऐसी कंडीशन में चेस्ट पे, बच्चे की चेस्ट पे लगा के हम उसको बच्चे की हार्ट बीट को सुनेंगे। तो ये हो गया फीटल स्टेथोस्कोप। इसके अलावा आपको याद रखना कि पिनार्ड ने गायनियोब्स में और क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो पिनार्ड का एक मैनवर होता है, पिनार्ड का फिटलस्कोप आपने देख लिया। पिनार्ड लिविंग लिगेचर बोलते हैं किसको, यूट्रस की मिडिल लेयर में। यूट्रस की मिडिल लेयर में क्या होता है, क्रिस क्रॉस फाइबर्स लगे होते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से वो ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है। तो वो हो गया पिनार्ड का लिविंग लाइगेचर। तो पिनार्ड मैनवर जो है, वो पिनार्ड मैनवर ऐसा होता है फ्रैंक ब्रीच कंडीशन में। फ्रैंक ब्रीच में कंडीशन में क्या होता है, पैर, बच्चे के जो पैर होते हैं वो एकदम स्ट्रेट सीधा ऊपर की तरफ होते हैं। ऐसे बच्चे के पैर है, ऐसे ऐसे ऊपर, ये हेड है, ये बच्चे के पैर है, और ये इसके ग्लूट्स हो गए। तो बच्चे के पैरों में यहाँ पर ये नी है बच्चे का घुटना, तो हमने क्या करना है, यहाँ से उंगली लगा के घुटने के यहाँ तक लेके जाना है। फिर यहाँ से घुटने उंगली लगाने से क्या होता है, बच्चे का जो आगे वाला पैर है वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा और उसको खींच के हम बाहर निकाल लेंगे। इससे सेम ऐसा दूसरा पैर की तरह करेंगे, खींच के नीचे निकाल लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है लीच विकिंसन कैनुला। ये आप देखते ही पहचान जाओगे, ये है मेटेलिक लीच विकिंसन कैनुला। इसको देख के आगे देखो, आगे की तरफ सिरेशन लगे होते हैं, ये लिख पा रहे हैं गोल गोल, ये सिरेशन है। और ये यूज जो इसका होता है वो मोस्टली HSG के अंदर जो हम लोग डाई देते हैं, उस डाई को इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कौन सी कंडीशन में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना है।
वो कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि प्रेगनेंसी में कभी भी इसका यूज़ नहीं करते हैं, PID और जेनेटल टीबी में भी कभी भी इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक अलग से कैनुला बना रखा है जिसका नाम है रॉबिन्स कैनुला। इस कैनुला में रबर का एक स्टॉपेज लगा होता है, आगे की तरफ ये जो पार्ट होता है उससे यूट्रस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन आजकल इसका यूज़ नहीं करते। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम नलीपेरस में यूज़ करते हैं और इसको हम मल्टीपेरस में यूज़ करते हैं। तो मल्टीपेरस में लीच फ्रीक्वेंशियल कैनुला और नलीपेरस में इंस्ट्रूमेंट है बोनी मायोमेक्टमी क्लैंप। मायोमेक्टमी मतलब फाइब्रोइड को निकालना। फाइब्रोइड जब यूट्रस में होता है तो उसको निकालना है, तो उसको निकालने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई को थोड़ा सा कम करते हैं, ताकि हम जब इसको काटेंगे या निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। तो उसको रोकने के लिए हम लोग इस क्लैंप का यूज़ करते हैं। इस क्लैंप को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कैसे, इसमें आप देख पा रहे हो दो इसमें फिंगर ग्रिप्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली, दो फिंगर ग्रिप्स हैं और इसमें एक ट्रांसवर्स बार है, जो यहाँ पर ट्रांसवर्स बार दिख रहा है ये ट्रांसवर्स बार है, और आगे की तरफ 2 ब्लेड है। और यहाँ पर ये जो पोर्शन बीच में बना हुआ है, इस पोर्शन में हम यूट्रस के इस्थमस वाले पार्ट को क्लैंप करते हैं, जिससे ब्लड लॉस कम होता है। इसके अलावा हम लोग टॉर्निकेट यूज़ कर सकते हैं या फिर वैसोप्रेशन का इंजेक्शन दे सकते हैं ब्लीडिंग को कम करने के लिए। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि बोनी जो है वो कहाँ कहाँ इंस्ट्रूमेंट के अलावा और कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारे गायनी हाउस में। तो बोनी का एक क्लैंप है जो आपने देख लिया। इसके अलावा बोनी का एक टेस्ट होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में, जिसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा बोनी हुड सर्जरी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है आयर्स स्पैचुला और एंडो सर्वाइकल ब्रश। एंडो सर्वाइकल ब्रश जो देख पा रहे हो ये है एंडो सर्वाइकल ब्रश और ये है आयर्स स्पैचुला। आयर्स स्पैचुला में क्या होता है, आगे की तरफ बाइफिड एंड दिख रहे हैं, इस एंड में 2 पोर्शन है, एक अंदर वाला पोर्शन छोटा, एक बड़ा वाला पोर्शन। छोटे वाले पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, इसको जो ट्रांजिशन जोन होता है वहाँ रखते हैं, और बड़े वाले पोर्शन को हम कहाँ रखते हैं, एक्सटर्नल ओस के पास रखते हैं। और इसको फिर हम 360 डिग्री 2 से 3 बार रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद हमें क्या होता है, सर्वाइकल जो पार्ट है वहाँ से सेल्स मिल जाती है, सर्वाइकल पार्ट से हमको सेल्स मिल जाती है, जिसका हम स्टडी करते हैं पेप्समीयर। ये पेप्समीयर में इसका यूज़ हो गया। एंडो सर्वाइकल ब्रश का यूज़ भी हम लोग करते हैं, इसको ब्रश से हम लोग रोटेट करते हैं और ब्रश पे जो सेल्स लगती है उस सेल्स को पेप्समीयर में डाल के यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा आयर्स स्पैचुला और एंडो सर्वाइकल ब्रश। आपसे पूछा जा सकता है पेप्समीयर क्या है, पेप्समीयर का यूज़ क्यों करते हैं, कैंसर के बारे में आपसे इससे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा ट्यूबल रिंग एप्लीकेटर। ट्यूबल रिंग एप्लीकेटर में आप देख पा रहे हैं एक लंबा सा इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है। आगे की तरफ ये जो रिंग्स आपको दिख रही है ये रिंग होती है। इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, जब हमारी जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें जब रिंग प्लेस कर रहे होते हैं तो हम लोग फेलोप रिंग का यूज़ करते हैं। वो फेलोप रिंग ये वाली फेलोपियन ट्यूब है, ये सपोज फेलोपियन ट्यूब है, उसमें जो इस्थमस वाला पोर्शन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये ट्यूब को हमने ऐसे मोड़ा और यहाँ पर फेलोप रिंग लगा दिया। तो इस तरीके से हम ट्यूबल रिंग से फेलोप रिंग को इस्थमस वाले पोर्शन पे लगाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए